हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, आई गेस आप लोगों ने अभी पिछली जो वीडियोज़ हैं सभी ने देख ली होंगी. लेट्स स्टार्ट फर्दर. नाउ द टॉपिक इज़ वाटरवेज. तो हम देखते हैं वाटरवेज के बारे में. तो सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज. इट्स seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. तो आपको पता ही है कि बहुत लंबे टाइम से इंडिया सी फेयरिंग कंट्री, जो सी के जरिए जो ट्रेड चलता था उन कंट्रीज़ में से एक रही है. इसके जो नाविक सीमैन जो रहे वो उन्होंने दूर और पास हर जगह इन्होंने ट्रेडिंग की और इस तरीके से इंडियन कॉमर्स और कल्चर को लाने ले जाने का काम और फैलाने का काम किया. वाटरवेज, अगर हम बात करें सभी ट्रांसपोर्ट की, तो उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे चीपेस्ट जो है दैट इज़ वाटरवे, सबसे सस्ता. दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. और वाटरवेज सुटेबल है किस लिए? हैवी एंड बल्की गुड्स को लेने में. लाइक आप देखते हैं जो आयरन और हमारे यहाँ से अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को भेज रहे हैं बाय शिप्स, तो आप देखिए आयरन ओर अपने आप में बहुत हैवी और बल्कि है. ऐसे अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे आपने बड़े जो शिप हैं जो मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाने का काम करते हैं, मेनली मिनरल ऑयल, तो अगर इन मामले में देखें तो काफ़ी चीपेस्ट भी पड़ता है और हैवी और बल्कि गुड्स को लाने ले जाने में सबसे सूटेबल रहता है. फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. फ्यूल एफिशिएंट मीन अगर आप देखेंगे एक शिप को अगर आप स्पीड अप कर देते हैं, नॉटिकल माइल में मापा जाता है इनकी स्पीड को. एक बार स्पीड अप करने के बाद ज़रूरी नहीं है इंजन को प्रोपेल करना, वो अकॉर्डिंग टू ओशियन करंट्स वो मूव करते रहते हैं. तो इस मामले में, और सेकंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली. अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली की अगर हम बात करें तो आप मान लीजिएगा, क्योंकि बेटा हमने पहले भी पढ़ा था कि डिज़ास्टर कौन से होते हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं. तो हम अगर ओशियन के अंदर बड़े शिप्स चल रहे हैं और अगर वहाँ पोल्यूशन कर भी रहे हैं तो वहाँ पॉपुलेशन को वो कोई अफेक्ट नहीं कर रहा. तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होता है. इस वजह से इसको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोल देते हैं. इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ. अगर हम लेंथ की बात करें, इनलैंड जो नेविगेशन वाटरवेज हैं तो करीब 14,500 किलोमीटर की लेंथ हमारे पास अवेलेबल है. इनलैंड की अगर हम बात करें तो कंट्री के अंदर जो रिवर्स चल रही हैं उनमें जो अगर हम वाटरवेज है जहाँ पर एक्सेसिबल शिप्स या जो बोट्स हैं उनको चलाया जा सके. आउट ऑफ दीज ओनली 5685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स. और इन 14,500 किलोमीटर की लेंथ में से सिर्फ 5,685 किलोमीटर की जो लेंथ है वो नेविगेबल है. किससे? मैकेनाइज्ड वेसल, जो बड़े जो मशीन से चलने वाले जो शिप्स हैं उनके लिए. द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट. अब नीचे दिए गए जो पहले 4 थे अब 5 कर दिए गए हैं. तो जो नीचे दिए गए 5 वाटरवेज हैं उन्हें नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के ज़रिए. लाइक नेशनल हाईवेज होते हैं, इसी तरीके से इनको नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने. देखते हैं, ये आपको पाँचों दिखाए हुए हैं. फर्स्ट जो सबसे बड़ा दैट इज़ गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, 1620 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 1. ये बेटा आपको याद रखना रहेगा कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 किस रिवर पे और किन टर्मिनल पॉइंट्स को लिंक करता है. तो गंगा रिवर पर है. इलाहाबाद और हल्दिया, हल्दिया जो वेस्ट बंगाल के अंदर है और इलाहाबाद यूपी के अंदर है, इनको लिंक करने का काम करता है. लेंथ जिसकी 1620 किलोमीटर है. सेकंड, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सदिया और धुबरी के बीच में 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 2. थर्ड, वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोट्टापुरम कोलम, उद्योग मंडल एंड चंपककरा कैनाल्स, जिसकी लेंथ 205 किलोमीटर है. मीन ये रिवर के अंदर से जो बड़ी कैनाल निकाली गई हैं जिनमें शिप चल सके, जैसा आपने पनामा कैनाल या स्वेज कैनाल के बारे में सुना था, इसी तरीके से यहाँ केरला की जो वेस्ट कोस्ट रीजन है यहाँ पर ये जो मेन आपको नाम आ रहे हैं कोट्टापुरम, कोल्लम, उद्योग मंडल और चंपककारा कैनाल्स, ये इनको लिंक करने का काम करते हैं, जिसकी लेंथ करीब 205 किलोमीटर है, जिसको नेशनल वाटरवे नंबर 3 दिया गया है नाम. अगला, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स. तो स्पेसिफाइड
स्ट्रेचेस मीन कुछ ऐसे टारगेटेड स्ट्रेच हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर के जहां पर मैकेनाइज्ड वेसल चलाए जा सकें, जिसके साथ साथ काकीनाडा जो पुडुचेरी स्ट्रेच है कैनाल्स का वो भी शामिल होता है। इसकी लेंथ अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पर आती है 1078 किलोमीटर और इसको नेशनल वाटरवे नंबर 4 डिक्लेयर किया गया है। और फिर इसी तरीके से स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस जो कुछ हैं ब्राह्मणी जो रिवर के हैं और साथ ही साथ माताई रिवर है और महानदी के जो डेल्टा चैनल्स हैं और ब्राह्मणी रिवर्स और ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये सब एरिया शामिल होता है जिसके अंदर मैग्नाइज्ड वेसल्स चल सकें। और इसकी जो लेंथ है करीब 588 किलोमीटर है और इसे नेशनल वाटरवे नंबर 5 डिक्लेयर किया गया है। There are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. कुछ एक और भी इनलैंड वाटरवेज हैं हमारे पास जिस पे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। और ये जो रिवर हैं दैट इज़ मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, ऐसे ही सुंदरबन के जो इलाके हैं, बराक और केरला के बैक वाटर जो सी और हमारे यहाँ से जो लैंड से जो भी वाटर मिलता है तो कई बार सी से जो वापस पानी आ जाता है ड्यूरिंग टाइड, तो ये जो इलाके हैं उन इलाकों में भी कुछ एक शिप्स चलाए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। इनके अलावा ये तो कंट्री के अंदर इनलैंड हो गया। इनके अलावा अगर हम बात करें इंडिया का जो ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो मेनली जो हमारी कोस्ट के ऊपर वेस्ट कोस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो मेन पोर्ट्स हैं उनके ज़रिए ट्रेडिंग की जाती है। और बताते हैं 95% जो कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम है या आप कह सकते हैं वैल्यू टर्म के अंदर 68% है वो मेनली सी के जरिए किया जाता है। तो आप मान सकते हैं कि हाउ मच इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज इज टू अवर कंट्री, आप लगा सकते हैं हिसाब। अब बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स की बेटा। तो मेजर जो सी पोर्ट्स है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था हमारी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है दैट इज़ 7516.6 किलोमीटर लेंथ में। तो इंडिया के अंदर आपको 12 मेजर और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर जो जिनको हम माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स कहते हैं वो शामिल हैं। ये जो मेजर पोर्ट हैं ये करीब 95% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसको हैंडल करने का काम करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न कोस्ट से, गुजरात चलते हैं। तो कांडला जो कच्छ के अंदर है वो फर्स्ट पोर्ट था जिसे डेवलप किया गया इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद। क्यों? मुंबई पोर्ट की जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड थी उसे ईज करने के लिए। और मेन जो रीज़न था इसके पीछे वो था बेटा जब हमारा पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का तो मेन जो कराची पोर्ट जो पहले हुआ करती थी जिसके ज़रिए मेन ट्रेडिंग चला करती थी उसके लॉस को पूरा करने के लिए हमने कांडला जो कच्छ के अंदर है गुजरात में उसे डेवलप किया था। कांडला को आप दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। मीन कांडला का नाम इन्होंने दीनदयाल पोर्ट रख दिया है और ये एक टाइडल पोर्ट है। मीन यहाँ टाइड वगैरह आते हैं। It caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt stretches across the states of J&K, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो अगर आप बात करें कि ये पोर्ट मेनली किन स्टेट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये जो पोर्ट है कांडला या दीनदयाल पोर्ट ये हाईली जो हमारी प्रोडक्टिव ग्रेनरी और इंडस्ट्रियल बेल्ट है मेनली J&K, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात उनके लिए सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कन्वीनियंट हैंडलिंग प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट दैट इज़ मुंबई। तो आप कह सकते हैं मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। तो मुंबई अपने आप में नेचुरल पोर्ट भी है, बिगेस्ट पोर्ट है, स्पेशियस है, नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। मेन जो हार्बर जहाँ शिप्स वगैरह खड़े होते हैं तो काफ़ी मतलब उनको नुकसान नहीं होता, टाइड वगैरह का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आती। इसी के पहले जब मुंबई के ऊपर बहुत ज़्यादा जो लोड था उसको कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को प्लान किया गया ताकि मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट किया जा सके। मीन उस पर जो लोड है उसे कम किया जा सके और इसे
एक हब पोर्ट के तौर पर इस रीजन के अंदर सर्व करने के लिए डेवलप किया गया। तो आप देखेंगे पहला हमने गुजरात में देखा कांडला, महाराष्ट्र में दो जो मेन है मेजर पोर्ट, फर्स्ट हमने देखा मुंबई और सेकंड हमने देखा जवाहरलाल नेहरू। ये जगह है बेटा न्हावा शेवा, NHAVA, न्हावा शेवा SHEVA। तो न्हावा शेवा की वजह से इसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को न्हावा शेवा पोर्ट भी कहते हैं। अब चलते हैं हम गोवा। गोवा के अंदर जो मार्मागांव पोर्ट है ये एक प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री है। हमने पढ़ा था जो 5th चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें हमने अलग अलग बेल्ट पढ़ी थी। तो हमने गोवा और रत्नागिरी जो बेल्ट देखी थी, हमने पढ़ा था कि बेशक से जो आयरन और निकाली जा रही है वो इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है, लेकिन उसको एफिशिएंटली उसको माइन किया जा रहा है और मार्मागांव पोर्ट के जरिए उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज़ को। तो मार्मागांव पोर्ट जो है मेनली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन और एक्सपोर्ट। और अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू इस पोर्ट की कि करीब 50% जो आयरन ओर है इंडिया का वो मार्मागांव पोर्ट से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो मेनली कर्नाटका स्टेट के अंदर लोकेटेड है और ये यहाँ की जो कुद्रेमुख माइंस भी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगी, आपने एक बेल्ट पढ़ी थी बेल्लारी, चिकमगलूर, तुमकुर। तो वो वाली जो बेल्ट थी वहाँ से निकलने वाला कुद्रेमुख माइन से जितने भी आयरन ओर है उसको एक्सपोर्ट करने में न्यू मैंगलोर जो पोर्ट है वो हेल्प आउट करती है। इसके बाद हम चलते हैं केरला। केरला में जो कोची है बेटा एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। याद रखना, पूछा जा सकता है नेम द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको याद रहना चाहिए दैट इज कोची इन केरला। और ये एक लेगून की एंट्रेंस के ऊपर लोकेटेड है और नेचुरल हार्बर यहाँ पर है। मीन कुछ मैन मेड नहीं है, नेचुरल जो कटी फटी जो सी कोस्ट है वो वहाँ पर मौजूद है और काफ़ी सेफ है। आपने कोची को सुना भी होगा, हमारी नेवी भी यहाँ पर लोकेट की गई है। आगे हम चले, मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट। अब जैसे हमने अभी साउथ वेस्टर्न पोर्ट देखा, कौन सा, कोची। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लीजिए नेम द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया, तो फिर आपका जवाब आएगा तूतीकोरिन, दैट इज तमिलनाडु। तो बेटा तमिलनाडु के अंदर दो पोर्ट पढ़ेंगे हम, सेकंड बिगेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट पढ़ेंगे आफ्टर मुंबई चेन्नई, और एक ही हमारा एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट दैट इज तूतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर है। ये जो पोर्ट है ये भी एक नेचुरल हार्बर है और रिच हिंटरलैंड। अब बेटा हिंटरलैंड का मीनिंग आपको पहले ही बताया था, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, कि पीछे का जो भी इलाका है इस पोर्ट से जुड़ा हुआ अगर हम जाएं लैंड की तरफ, तो पीछे जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पर चाहे वो एग्रीकल्चरल रीजन है चाहे वो इंडस्ट्रियल रीजन है, काफ़ी रिच है, जिसको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम ये पोर्ट करता है, दैट इज़ तूतीकोरिन। Thus it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives etc. and the coastal regions of India। तो इस तरह आप कह सकते हो कि ये जो पोर्ट है हमारा ये काफ़ी फ्लरिशिंग ट्रेड को हैंडल कर रहा है, जिसमें बड़ी वैरायटी में कार्गोज जो हैं वो हमारे पड़ोसी जो देश हैं श्रीलंका, मालदीव एट्सेट्रा को लाने ले जाने या भेजने का काम करते हैं, और साथ ही कोस्टल जो रीजन है इंडिया उनसे भी ट्रेडिंग में हेल्प करता है। चेन्नई, अब देखिए बेटा चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया की बात करें तो चेन्नई सबसे पुराने जो आर्टिफिशियल मीन मैनमेड जो पोर्ट्स हैं उनमें से एक है हमारी कंट्री में। इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। और मैंने अभी बताया था मुंबई के बाद अगर हम ट्रेड और कार्गो की वॉल्यूम टर्म की बात करें तो इसको सेकंड रैंक मिला है। एक चीज़ आपको मैप, अभी चलो मैप आता है फिर दिखाते हैं। फिर आते हैं, हम चलते हैं बेटा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम डीपेस्ट, बेटा पूछ लिया जाएगा आपसे, नेम द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, तो आपका आंसर होगा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम है बेटा डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये जो पोर्ट है ये ओरिजिनली
इसे आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के आउटलेट के तौर पर कंसीव किया गया था। आगे हम बात करें, उड़ीसा चलते हैं आंध्र प्रदेश से ऊपर हम, तो उड़ीसा में पारादीप जो पोर्ट है वो मेनली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में स्पेशलाइजेशन रखता है। इसके बाद हम आते हैं वेस्ट बंगाल में। बेटा आपको दो मिलेंगे। फर्स्ट, कैपिटल कोलकाता। कोलकाता एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, मीन जो गंगा रिवर के ऊपर जिसे डेवलप किया गया है। ये जो पोर्ट है बेटा, ये बड़ी लार्ज और रिच जो हिंटरलैंड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, उसको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है। लेकिन टाइडल पोर्ट होने की वजह से, बीइंग अ टाइडल पोर्ट, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली। टाइडल पोर्ट होने की वजह से लगातार इसमें हुगली जो रिवर है उसकी जो स्लज है, या आप कह सकते हो जो इसकी बॉटम है, वो लगातार उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से इसको रेगुलर साफ़ करना ज़रूरी पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बॉटम शैलो होगी, अगर वाटर कम होगा, तो जो मैकेनाइज्ड वेसल की जो बॉटम है वो इसके अंदर फंस सकती है, शिप इसके अंदर धंस सकता है। तो लगातार इसको साफ़ करने, इसकी जो बॉटम की जो क्लियरेंस है वो करनी पड़ती है। इसके बाद बेटा सेकंड जो वेस्ट बंगाल में है, दैट इज़ हल्दिया पोर्ट। इसे डेवलप किया गया था एक सब्सिडायरी पोर्ट, एक हेल्पिंग पोर्ट के तौर पर, ताकि कोलकाता पोर्ट के ऊपर जो लगातार प्रेशर बढ़ रहा था उसको रिलीव किया जा सके। जैसे हमने मुंबई में देखा था जवाहरलाल नेहरू नावा शेवा, ऐसे ही हल्दिया को कोलकाता पोर्ट के लोड को कम करने के लिए डेवलप किया गया। एक बार हम मैप में देख लेते हैं, इनको आप आराम से समझ सकते हैं। Here it is। सो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास देखेंगे गुजरात में तो आपको कांडला दिखाई दे जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे, महाराष्ट्र में दो मिलेंगे आपको, मुंबई और नीचे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम आएंगे नीचे गोवा में, तो आपको मार्मागांव दिखाई देगा। इसके बाद आप कर्नाटका में और केरला के बॉर्डर के जस्ट ऊपर कर्नाटका में देखेंगे, दैट इज़ न्यू मैंगलोर। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, दैट इज़ कोचीन केरला। एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट आप देखेंगे तूतीकोरिन नीचे तमिलनाडु में। इसके बाद अगर हम बात करें चेन्नई, हमने पढ़ा। चेन्नई के बाद हम देखते हैं विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, फिर हम आते हैं पारादीप इन उड़ीसा, और फिर आपको दो हमने पढ़े कोलकाता एंड हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। अब आता है बेटा सबसे फास्टेस्ट, सबसे कंफर्टेबल, लेकिन सबसे महंगा, द एयर ट्रेवल, एयरवेज। तो द एयर ट्रेवल जो टुडे है फास्टेस्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि क्या आपने प्लेन में सफ़र किया है, तो आपके मतलब मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा, आप में से हो सकता है सभी गए और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक के जो जवाब होते हैं वो कहते हैं कि नहीं। तो प्रेस्टीज को भी इसके साथ इशू को जोड़ा जाता है। इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन्स like high mountains, dreary deserts, dense forest and also long oceanic stretches with great ease। तो किसी भी तरह के जो, अगर हम बात करें कितना भी हाई एल्टीट्यूड हो, माउंटेन्स हो, कितने ही गहरे डेजर्ट हों, कितने ही घने जंगल हो, कितने ही लंबे ओशियनिक स्ट्रेचेस हों, इनको बड़ी ईज़ के साथ ये हमारा जो एयर ट्रैवल है वो आसानी से एयरवेज इसको कवर करते हैं। एक क्वेश्चन है नीचे आप देखेंगे, वाई इज़ एयर ट्रैवल प्रिफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयर ट्रैवल को क्यों प्रिफर किया जाता है। तो अभी आपको इसमें जवाब मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। आगे हम बात करते हैं। Think of the northeastern part of the country, marked with the presence of big river, dissected relief, dense forest, and frequent floods, and international frontiers, etc., in the absence of air transport। तो एक बार जरा सोच के देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट की एब्सेंस में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है कंट्री का, उसके बारे में, जहाँ बड़ी बड़ी रिवर्स हैं,
डाइसेक्टेड रिलीफ है, कटा फटा इलाका है। लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम आपने खूब सुनी होगी। डेंस फॉरेस्ट हैं, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती रहती है। इंटरनेशनल फ्रंटियर हमारे नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, हर एक से हमारे जो बॉर्डर हैं वो टच हो रहे हैं। तो सोचिए अगर एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो कैसे लोग वहाँ से इधर ट्रैवल कर पाते। ऐसा नहीं है कि रोड्स नहीं है, रोड्स हैं बेटा, इवन ट्रेन्स की भी फैसिलिटी है, लेकिन एक साल का बड़ा हिस्सा होता है ड्यूरिंग मानसून रोड्स रेलवेज सेफ़ नहीं रहते, बंद कर दिए जाते हैं। तो उस दौरान क्या है कि आपको एयर ट्रैवल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से एयर ट्रैवल को कुछ स्पेशल जो पीरियड रहता है ईयर का, उस दौरान सस्ता किया जाता है ताकि लोग आ जा सकें ईज़िली। मेनली और बाकी जगह चाहे महंगा रहेगा, लेकिन इनमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि वो रेट उनकी पॉकेट के लिए अफोर्डेबल रहे। आगे बात करते हैं। एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। एयर ट्रैवल ने हमारी एक्सेस को इन इलाकों में ईजियर बनाया है। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। अब ये बेटा याद रखना आपको कि एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कब किया गया, तो नेशनलाइज किया गया 1953 के अंदर। एयर इंडिया प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज दोनों को। ऐसे आपने कभी आप गए हो वैष्णो माता, तो आपने देखा होगा वहाँ एक प्राइवेट जो कंपनी है, जो हेलीकॉप्टर है, उसके द्वारा आपको जो भी पिलग्रिमेज जो होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, उनको दर्शन कराने का होता है। तो सांझी छत से लेके कटरा तक जो लेके जाया जाता है, तो पवन हंस जो हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी है वो ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है मेनली। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये हेलीकॉप्टर सर्विस देती है हमारे ऑयल और नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है ऑफ शोर ऑपरेशंस के अंदर। साथ ही साथ इन एक्सेसिबल एरियाज़ जो हैं जहां वैसे बाई रोड या बाई रेल पहुंचा नहीं जा सकता, वहां लाने ले जाने, और डिफ़िकल्ट जो टेरेन्स हैं लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या JNK के इंटीरियर पार्ट्स हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उन जगह ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी है ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, लेकिन चार्ज भी बेटा उसी के अकॉर्डिंग करती है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्री कनेक्टेड बाय एयर इंडिया। तो अगर हम मैप में देखेंगे, सॉरी, यहाँ तो शो नहीं कर रखा मैप में इन्होंने, लेकिन आप देखेंगे जितने भी हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, और हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एशियाटिक जो हमारी कंट्रीज़ हैं, सबके साथ हमारा एयर इंडिया का नेटवर्क जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करें, एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। अगर हम बात करें सभी के लिए पॉसिबल नहीं है एयर ट्रैवल के ज़रिए या एयरवेज़ के ज़रिए ट्रैवल करना, इस वजह से कॉमन पीपल की रीच में नहीं है। इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वहीं कुछ स्पेशल प्रोविज़न प्रावधान किए गए हैं ताकि ये जो सर्विसेज है कॉमन पीपल तक भी पहुँचाई जा सके।